हेलो दोस्तों, मैं दीपक डीबी ग्लोरी में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग जो है ना 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आप लोग को जो है ना बहुत ही मज़ा आएगा। सो गाइज, आप लोग जो है ना वीडियो के एंड तक बने रहें। और जो है ना मैं इसमें आप लोग को 9th क्लास में कितनी चैप्टरें पढ़नी है केमिस्ट्री में ये भी बताऊँगा। और जो है ना पहले मैं बेसिक डिफिनेशन भी बताऊँगा, उसके बाद जो है ना हम लोग चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। सो गाइज, आप लोग जो है ना वीडियो के एंड तक बने रहे। और जो है यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि मेरी इसी तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सो गाइज, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है क्लास 9 का केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। ये जो हम लोग का पार्ट 1 वीडियो है, यानी पहला वीडियो है। आइए इसका पहले जो हम लोग सिलेबस जानते हैं। हम लोग को 9th क्लास में केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर पढ़नी है, कितनी चैप्टर पढ़नी है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये इस साइड हो गया, एक साइड में हो गया चैप्टर और एक साइड में हो गया टॉपिक। मतलब पहला इस साइड चैप्टर का नाम होगा और इस साइड टॉपिक का नाम होगा। जैसे पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है हमारे आसपास के पदार्थ। और हम लोग को दूसरा चैप्टर में पढ़ना है परमाणु एवं अणु। और हम लोग को तीसरा चैप्टर में पढ़ना है परमाणु की संरचना। ये हम लोग को जो ना क्लास 9th में 3 चैप्टर पढ़नी है मेनली रूप से, यानी मुख्य रूप से जो हम लोग को 3 चैप्टर ही पढ़ना है क्लास 9th में केमिस्ट्री में। आइए हम लोग जो ना इसके बाद हम लोग जो ना क्या कहते हैं बेसिक पॉइंट्स, यानी जो ना जैसे केमिस्ट्री हो गया उसका डिफिनेशन, केमिस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं उसका डिफिनेशन, उसको जानते हैं। उसके बाद जो ना हम लोग पहला चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आइए पहले हम लोग जो ना बेसिक पॉइंट्स को डिफिनेशन को समझते हैं। रसायन विज्ञान हम लोग का पहला बेसिक पॉइंट क्या है। जैसे केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग का ये पहला पॉइंट हो गया केमिस्ट्री। आइए केमिस्ट्री के पहले डिफिनेशन को समझते हैं। केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के गुण दोष, बनावट, उसकी संरचना, इस सब का जो हम लोग केमिस्ट्री में अध्ययन करेंगे। और दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच होने वाले रासायनिक परिवर्तन का भी हम लोग अध्ययन किया। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच होने वाले रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है केमिस्ट्री में। इसका जनक जो है ना, इसका जनक लेबोजियर साहब है। इसका जनक कौन है? लेबोजियर साहब है। आइए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं केमिस्ट्री के डिफिनेशन को। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के गुण दोष, बनावट, उसकी संरचना और 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच होने वाले रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इसका जनक कौन है? लेबोजियर साहब। केमिस्ट्री के जनक या केमिस्ट्री के पिता कौन है? लेबोजियर साहब। अब आइए केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान के प्रकार को देखते हैं। रसायन विज्ञान जो है 3 प्रकार के होते हैं। रसायन विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आइए इसके प्रकार को देखते हैं। रसायन विज्ञान जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा है अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आइए हम लोग जो ना पहला पॉइंट इसका हो गया भौतिक रसायन। भौतिक रसायन का ही हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री। आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। भौतिक रसायन जो है रसायन विज्ञान की वह शाखा है। भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, रासायनिक विज्ञान से संबंधित न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न का अध्ययन किया जाता है। भौतिक रसायन में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? भौतिक रसायन जो है रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और रासायनिक विज्ञान से संबंधित न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न का जो है अध्ययन किया जाता है। आइए अब हम लोग जो है ना दूसरा पॉइंट कार्बनिक रसायन के डिफिनेशन को देखते हैं। हम लोग का दूसरा पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन करने का अर्थ है इसका इंग्लिश हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आइए इसके डिफिनेशन को समझते हैं। कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है। कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कार्बन से संबंधित पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन में किससे संबंधित अध्ययन किया जाता है? कार्बन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अर्थात
समस्त हाइड्रोकार्बन का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन में जो ना समस्त हाइड्रोकार्बन का अध्ययन किया जाता है। ये हो गया केमिस्ट्री का कार्बनिक रसायन का डिफिनेशन हो गया। अब आइए हम लोग जो ना अकार्बनिक रसायन को के डिफिनेशन को समझते हैं। अकार्बनिक रसायन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है। अकार्बनिक रसायन जो है रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कार्बन से संबंधित पदार्थ हो, जिसमें कार्बन से संबंधित पदार्थ को छोड़कर शेष सभी पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। अकार्बनिक रसायन कहलाता है। अकार्बनिक रसायन में क्या होता है, यानी अकार्बनिक रसायन जो है रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कार्बन से संबंधित पदार्थों को छोड़कर शेष सभी पदार्थों का अध्ययन किया जाता है अकार्बनिक रसायन में। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अब आइए बेसिक हम लोग का जो डिफिनेशन था उस समझ लिए हैं, वो खत्म हो गया। अब आइए हम लोग जो ना चैप्टर पे बढ़ते हैं। चैप्टर फर्स्ट में हम लोग को पढ़ना है हमारे परिवेश के पदार्थ। चैप्टर फर्स्ट में इसमें जो ना पदार्थ है, हमारे परिवेश के पदार्थ। आइए हम लोग पहले पदार्थ के डिफिनेशन को समझते हैं। पदार्थ आखिर क्या होता है। पदार्थ सब्सटेंस या मैटर। पदार्थ का इंग्लिश क्या होता है, सब्सटेंस या तो मैटर होता है इंग्लिश में। आइए इसके डिफिनेशन को समझते हैं। संसार की वे सभी वस्तु जिसमें द्रव्यमान या भार या वजन। संसार की वे सभी वस्तु जिसमें द्रव्यमान, भार या वजन और आयतन हो। संसार की वे सभी वस्तु जिसमें द्रव्यमान, भार या वजन और आयतन हो, जो एक दूसरे कण पर दबाव डाल सके तथा जिसे स्पर्श और देखा जा सके पदार्थ कहलाता है। जैसे टेबल, कुर्सी, हवा, पानी इत्यादि। ये सब जो है ना पदार्थ है, ये सभी पदार्थ है। आइए अब हम लोग जो है ना पदार्थ के जो है 5 अवस्था होते हैं। पदार्थ की 5 अवस्था होती है जिसमें 3 मुख होता है। पदार्थ की 5 अवस्था होती है लेकिन उसमें जो है ना 3 ही मुख होता है। आइए उसको समझते हैं। आइए पदार्थ की जो है 5 अवस्था होती है जिसमें 3 मुख है। पहला हो गया ठोस, उसको अंग्रेजी में सॉलिड कहते हैं। दूसरा हो गया द्रव, उसको अंग्रेजी में लिक्विड कहते हैं। तीसरा हो गया द्रव, गैस, इसको अंग्रेजी में गैस ही बोला जाता है। चौथा है प्लाज्मा अवस्था, उसको अंग्रेजी में प्लाज्मा ही बोला जाता है। और 5वां है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको इंग्लिश में ही वैसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बोला जाता है। ये इसमें जो ना पदार्थ का 5 अवस्था में ये 3 अवस्था जो होता है ठोस, द्रव, गैस, ये ही मुख्य होता है। आइए अब हम लोग जो है ना पहला पॉइंट जो है हम लोग का ठोस पदार्थ, उसके डिफिनेशन को समझते हैं। ठोस पदार्थ क्या होता है, इसका अंग्रेजी हो जाएगा सॉलिड सब्सटेंस। आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। जिस पदार्थ में आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, जिस पदार्थ में आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस पदार्थ उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। जिस पदार्थ में आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, लोहा इत्यादि। इस सब में जो है ना आकार और जो आयतन दोनों निश्चित होता है, ये ठोस पदार्थ हो गया। अब आइए इसमें अगला पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, ठोस पदार्थ का विशेष गुण क्या सा होता है। आइए पढ़ेंगे। ठोस पदार्थ का विशेष गुण, इसका पहला गुण है ठोस पदार्थ का बहाव नहीं होता है। ठोस पदार्थ का बहाव नहीं होता है, जैसे पानी से बहता है, ये ठोस पदार्थ जो है ना उसमें बहाव वाला गुण नहीं होता है। दूसरा है ठोस पदार्थ के सतह को अच्छी तरह से दबाया नहीं जा सकता है। ठोस पदार्थ के सतह को जो है अच्छी तरह से दबाया नहीं जा सकता है। तीसरा पॉइंट है इसमें, इसका तीसरा गुण है ठोस पदार्थ का
ठोस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस पदार्थ का आकार और आयतन जो है दोनों निश्चित होता है। और ये ठोस पदार्थ का चौथा विशेष गुण है, ठोस पदार्थ का द्रवणांक और क्वथनांक दोनों निश्चित होता है। ठोस पदार्थ का द्रवणांक करने का जो द्रवणांक होता है गलनांक जो गलता है, और क्वथनांक वो जो ना स्थान जितना से तो वो सब फिक्स रहता है। अब आइए हम लोग जो है ना ये ठोस पदार्थ का डेफिनेशन देख लिए, ठोस पदार्थ का विशेष गुण देख लिए। अब आइए हम लोग जो है ना ठोस पदार्थ यानी द्रव पदार्थ के बारे में जानते हैं। द्रव पदार्थ, इसको अंग्रेजी में लिक्विड सब्सटेंस कहते हैं अंग्रेजी में। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। जिस पदार्थ का आकार अनिश्चित और आयतन जो है निश्चित हो उसे द्रव पदार्थ कहते हैं। आइए फिर से डेफिनेशन देखते हैं। द्रव पदार्थ का जिस पदार्थ का आकार अनिश्चित, आकार जो है ना अनिश्चित होगा और आयतन निश्चित हो उसे द्रव पदार्थ कहते हैं। जैसे द्रव में कौन सा आएगा, द्रव पदार्थ में पानी आएगा, तेल आएगा, घी इत्यादि, ये सब जो ना द्रव पदार्थ है। इसका आकार जो है अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है, यानी आकार जो है ना अनफिक्सेबल होता है और वॉल्यूम जो है इसका फिक्स होता है। अब आइए द्रव पदार्थ का जो है विशेष गुण देखते हैं। द्रव पदार्थ का आखिर विशेष गुण क्या सा है। द्रव पदार्थ का विशेष गुण, पहला इसका विशेष गुण है द्रव पदार्थ का आयतन जो है, द्रव पदार्थ का आयतन निश्चित होता है। द्रव पदार्थ का आयतन निश्चित होता है। दूसरा इसका विशेष गुण है द्रव पदार्थ का आकार जो है, द्रव पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है। द्रव पदार्थ का आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। और तीसरा विशेष गुण है द्रव पदार्थ का बहाव जो है आसानी से होता है। द्रव पदार्थ का बहाव आसानी से होता है और ठोस में उसका बहाव जो है ना नहीं होता है। ठोस पदार्थ का बहाव नहीं होता है, द्रव पदार्थ का बहाव आसानी से होता है। आइए अब इसका जो ना चौथा विशेष गुण है द्रव पदार्थ का, द्रव पदार्थ को दबाया नहीं जा सकता है। द्रव पदार्थ को है दबाया नहीं जा सकता है। जैसे ठोस पदार्थ को भी जो है दबाया नहीं जा सकता था, उसी प्रकार जो ना द्रव को भी जो है द्रव पदार्थ को दबाया नहीं जा सकता है। अब आइए हम लोग जो ना अगला पॉइंट हम लोग का गैसीय पदार्थ है, उसका डेफिनेशन देखते हैं और उसके विशेष गुण को जानते हैं। सो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग जो ना अगला पॉइंट हम लोग का है गैसीय पदार्थ, तीसरा पॉइंट गैसीय पदार्थ। इसका अंग्रेजी होगा गैसेस सब्सटेंस, अंग्रेजी में इसका नाम होगा। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, जिस पदार्थ का आकार और आयतन जो है दोनों अनिश्चित हो उसे गैसीय पदार्थ कहलाता है। गैसीय पदार्थ का क्या होता है, जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, दोनों फिक्स नहीं होता है, वो जो है ना गैसीय पदार्थ कहलाता है। जैसे में हो गया O2 ऑक्सीजन गैस हो गया, H2 हाइड्रोजन गैस हो गया, N2 नाइट्रोजन गैस हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, NH3 हो गया अमोनिया, NH3 अमोनिया हो गया, ये इत्यादि, ये सभी जो है ना गैस है। इसका जो है आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अब आइए हम लोग जो ना इसी का गैसीय पदार्थ का विशेष गुण जानते हैं। गैसीय पदार्थ का विशेष गुण, गैसीय पदार्थ का पहला विशेष गुण है गैसीय पदार्थ का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैसीय पदार्थ का आकार और आयतन जो है दोनों अनिश्चित होता है। गैसीय पदार्थ का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, आकार और आयतन। अब आइए हम लोग जो ना गैसीय पदार्थ का दूसरा विशेष गुण देखते हैं। गैसीय पदार्थ का दूसरा विशेष गुण है गैसीय पदार्थ का बहाव। गैसीय पदार्थ का बहाव जो है आसानी से होता है।
गैसीय पदार्थ का जो है ना बहाव आसानी से होता है। जिस प्रकार द्रव पदार्थ का जो है ना बहाव भी आसानी से होता है, उसी प्रकार जो है गैस का भी बहाव जो है आसानी से होता है। गैसीय पदार्थ का तीसरा विशेष गुण है, गैसीय पदार्थ को दबाया नहीं जा सकता है। गैसीय पदार्थ को दबाया नहीं जा सकता है। वैसे तो ठोस पदार्थ को भी दबाया नहीं जा सकता है, द्रव को भी दबाया नहीं जा सकता है, उसी प्रकार जो ना गैसीय पदार्थ को भी दबाया नहीं जा सकता है। और ये गैसीय पदार्थ का चौथा विशेष गुण है, गैसीय पदार्थ का द्रवणांक और क्वथनांक जो है अनिश्चित होता है। गैसीय पदार्थ का द्रवणांक और क्वथनांक जो है अनिश्चित होता है। जिस प्रकार द्रव का जो है द्रव पदार्थ का द्रवणांक और क्वथनांक निश्चित होता है, उसी प्रकार गैसीय पदार्थ का क्या होता है, अनिश्चित होता है। द्रवणांक और क्वथनांक गैसीय पदार्थ का अनिश्चित होता है। अब आइए हम लोग जो है ना चौथा पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है हम लोग का पदार्थ का तीन अवस्था को देख लिए हैं। आइए चौथा अवस्था को देखते हैं पदार्थ का चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा स्टेट। अब आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं प्लाज्मा स्टेट का। प्लाज्मा अवस्था, आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ जो है, प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ ठोस, द्रव और गैस में नहीं रहकर, प्लाज्मा अवस्था में जो है पदार्थ क्या ठोस, द्रव और गैस में नहीं रहकर यह आयनिक रूप में रहता है। पदार्थ जो है चौथी अवस्था में क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस में नहीं रहकर यह आयनिक रूप में रहता है। इसमें पदार्थ के कण अधिक मजबूत होते हैं। इसमें जो है ना पदार्थ के कण अधिक मजबूत रहता है और अधिक ताप के कारण, इसमें पदार्थ के कण जो है अधिक मजबूत होते हैं और अधिक ताप के कारण सूर्य और तारे में प्लाज्मा का निर्माण होता है। अधिक ताप के कारण जो है ना इसमें प्लाज्मा का निर्माण होता है। सूर्य और तारे के कारण जो है ना इसमें क्या होता है, प्लाज्मा का निर्माण होता है। जिसके कारण सूर्य जो है विभिन्न रंगों में चमकीला दिखाई पड़ता है। जिसके कारण सूर्य जो है विभिन्न रंगों में चमकीला दिखाई पड़ता है। अतः इसका उपयोग जो है, प्लाज्मा अवस्था का उपयोग प्रदीप्त ट्यूब या बल्बों के निर्माण में किया जाता है। प्लाज्मा अवस्था का किस में उपयोग किया जाता है, प्रदीप्त ट्यूब या बल्बों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। अब आइए हम लोग जो है ना अगला पॉइंट बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के डेफिनेशन को समझते हैं। आइए हम लोग का पदार्थ का जो है पांचवा अवस्था और आज की वीडियो का जो है ना ये पदार्थ का पांचवा अवस्था देखते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, पदार्थ की पांचवा अवस्था क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका अंग्रेजी भी इसी प्रकार हो जाएगा BOSE, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जो कि मैंने आप लोग को ऊपर में बता दिया इसका अंग्रेजी। आइए इसके डिफिनेशन को देखते हैं। पदार्थ की पांचवी अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। पदार्थ की पांचवी अवस्था को क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। इसे संकेत में बोस को B लिखा जाता है, आइंस्टीन को E लिखा जाता है और कंडेंसेट को C, BEC। इसको संकेत में BEC के नाम से भी जाना जाता है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को जो है दूसरा नाम से किस नाम से जाना जाता है, BEC। ये सब जो ना एग्जाम में पूछा जाता है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का जो है ना दूसरा नाम क्या है, BEC के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका के तीन वैज्ञानिकों के टीम में इस अवस्था का निर्माण किया। अमेरिका के जो है 3 वैज्ञानिक के टीम ने इस अवस्था का निर्माण किया। इसके अनुसार कम घनत्व वाले गैस को अधिक ठंडा करके 2 × 10⁻⁷ ये केल्विन है, केल्विन ताप पर जो है ना प्राप्त किया है। अमेरिका के 3 वैज्ञानिक जो है इसका निर्माण किया
उसके टीम ने निर्माण किया। और इसके अनुसार से जो है कम घनत्व वाले गैस को अधिक ठंडा करके, कम घनत्व वाले गैस को जो अधिक ठंडा करके 2 × 10⁻⁷ केल्विन ताप पर जो है ना प्राप्त किया। यह अवस्था जो है, यह अवस्था भी अधूरी है, यह अवस्था जो है ना अभी अधूरा ही है। यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है ना ये पूरा इसका फुलफिल डिफिनेशन नहीं है, ये भी फिलहाल अभी अधूरा ही है, इस पर अभी रिसर्च हो ही रहा है। अब आइए हम लोग जो ना आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट है हम लोग का गलनांक या द्रवणांक, इसका डेफिनेशन देखते हैं और आज की वीडियो को एंड करते हैं। गलनांक या द्रवणांक, इसको अंग्रेजी में जो है मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। गलनांक या द्रवणांक को जो है मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं इसको अंग्रेजी में। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। जिस ताप पर गैस पदार्थ जो है, गैसीय पदार्थ ऊष्मा पाकर, जिस ताप पर गैसीय पदार्थ जो है ऊष्मा पाकर द्रव में बदल जाता है या ऊष्मा पाकर गल जाता है, उसे गलनांक या द्रवणांक कहते हैं। कह रहा है जिस ताप पर गैसीय पदार्थ जो है, गैसीय पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में बदल जाता है या ऊष्मा पाकर गल जाता है, उसे क्या कहते हैं? द्रवणांक कहते हैं। जैसे लोहा का गलना, यहाँ पे सॉरी हो जाएगा, यहाँ पे ठोस हो जाएगा। जिस ताप पर ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में बदल जाता है या ऊष्मा पाकर गल जाता है, उसे गलनांक या द्रवणांक कहते हैं। सॉरी यहाँ पे आप लोग जो ना सही कर लीजिएगा, यहाँ पे गैस नहीं होगा, यहाँ पे ठोस होगा। चूँकि जो ना ठोस ही जो ना ऊष्मा पाकर द्रव में बदलेगा या जो ना वो गल जाएगा। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हो गया लोहा का गलना, लोहा ठोस पदार्थ है, इसका गलेगा, या बर्फ़ का पिघलना, या बर्फ़ जो होता है ठोस है लेकिन वो पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा, लिक्विड इत्यादि। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। आप लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।